चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज एडवांस कोडिंग सीरीज। मैं तकरीबन हर वीडियो कहा करता हूँ कि एडवांस कोडिंग सीरीज की पहली 6 वीडियोस एएस एंड ए2 सबके लिए हैं। उसके बाद कुछ वीडियोस स्पेसिफिकली एएस वाले बच्चों के लिए और कुछ ए2 वालों के लिए। बल्कि मैं एक दफ़ा दोबारा रिविजिट कर रहा था पहली 7 वीडियोस एडवांस कोडिंग सीरीज की फॉर एवरीबॉडी। Even A2 people have to take the 7th advanced coding series as well. और उसके बाद बाकी जो एडवांस सीरीज की कुछ वीडियोस A2 की और कुछ AS की। Today's topic is recursion. अच्छा, recursion on our group. I have just shared a few information which you can also see it on the screen. Before even we talk about the laws of recursion, we should also know that कि recursion basically एक तरह से looping है, iteration का। लेकिन for next while and while repeat until के अलावा एक ये कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम recursion क्रिएट कर लेते हैं। पेपर 3 के अंदर भी हमने इसकी कुछ जगहों के ऊपर कुछ एक थोड़ी फील ली हुई है। जैसे कि बैकस्टर फॉर्म के अंदर चैप्टर 3 के अंदर आप जब डिफाइन कर रहे होते हो किसी एक फंक्शन को। रिकर्जन इज व्हेन ए सब रूटीन कॉल्स इटसेल्फ। जब कोई फंक्शन खुद अपने आप को डिफाइन करना शुरू कर दे तो एक रिकर्जन क्रिएट हो जाती है, एक लूप क्रिएट हो जाता है। So how it's been done इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको हम एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे। एक मैंने आपके साथ अभी पीडीएफ शेयर की हुई है, उसके अंदर हम थोड़ा ट्रेस टेबल की फॉर्म में सॉल्व करके देख लेंगे। और याद रहे कि रिकर्जन के अंदर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को भी यूज करेंगे इस रिकर्जन लूप को समझते हुए। So let's start. With the small definition, recursion is a subroutine. Subroutine can be a function or a procedure. A subroutine calls itself. उसके बाद इसके कुछ ये laws है। A recursive algorithm must have a base case. ठीक है? Base case क्या होता है? For example, अगर मुझे 1 से लेके 10 तक किसी चीज को फ्रॉम 1 to 10 फॉर के लूप 1 से लेके 10 तक हम जो है वो उसको रन करते हैं 10 टाइम्स। रिकर्जन में ऑप्शन क्या होता है कि मैं 10 से 1 तक रन होना, तो 1 उसका बेस केस कहलाएगा कि 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और 1 के बाद अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे होता क्या है रिकर्जन के अंदर। अगर मुझे किसी चीज को 10 दफा जो है वो आइट्रेट करना, तो पहले वो वैल्यूज को अपने पास स्टैक कर लेता है, ढेर लगा देता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 बेस केस है, तो 1 के बाद फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका चलना थोड़ा सा ऐसा होता है। बेस केस होगा जहां से मैं एक कीवर्ड बोलने के लिए जा रहा हूँ, जहां से हमारा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा वो, जहां से अनवाइंड होना शुरू हो जाता है हमारा स्टैक। तो अनवाइंड होना शुरू होगा, बेस केस से अनवाइंड होना शुरू होगा। A recursive algorithm must change its state and move towards the base case. The base case is the condition that allows the algorithm to stop. मतलब 1, जैसे मैंने कहा ना कि 1 10 से लेके 1, तो 1 के ऊपर आके रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको न्यू समझ में नहीं आएगा, चला के देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो वी हैव वन एग्जांपल हियर जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि वीबी में लिखा हुआ है। मैंने बच्चों को पाइथन में भी लिख लिख कर दिए थे। इसको हम वीबी पे रन करके देख लेते हैं, क्योंकि स्टिल हम फॉर द सेक ऑफ पेपर 3 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पेपर 3 के लिए पढ़ते पढ़ते तकरीबन पेपर 4 के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो हम विजुअल बेसिक के ऊपर कोड करना प्रेफर करेंगे। जब हम पेपर 4 की कोडिंग इंशाल्लाह तो वेरी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, तो उसमें हम पाइथन वीबी दोनों करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन पाइथन के अंदर भी वो कहता है कि आपने कंसोल एप्लीकेशन के अंदर ही कोड करना है। चलो जी, छोटा सा प्रोग्राम फंक्शन फैक्टोरियल एक्स एज इंटीजर सब में। अच्छा ठीक है, इसके अंदर वो मॉड्यूल सब
एंड्स एंड मॉड्यूल। ठीक है भाई, ये देखो ये छोटा सा प्रोग्राम, एक मेन प्रोग्राम है और एक हमारा फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है। इसका रिकर्सिव होना कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन फंक्शन एंड फंक्शन फंक्शन एंड फंक्शन के इन बिटवीन, इस फंक्शन का नाम क्या है? फैक्टोरियल। तो ये फंक्शन फैक्टोरियल खुद अपने आप को बीच में खुद ही कॉल कर, देखो होता ये है कि जब आप कभी फंक्शन को मेन प्रोग्राम से किसी और सब प्रोग्राम से कॉल करते हो तो वो फौरन जंप लगा के उसके पास चला जाता है। लेकिन अगर वो खुद अपने आप को ही कॉल कर रहा होगा तो फिर वो जंप लगा के कहाँ जाएगा, दोबारा अपने पास ही आएगा। लेकिन वो खुद अपने आप को खुद कॉल कर रहा है बीच में। तो ये ऐसे ही कि जैसे सब मेन और एंड सब के बीच में दोबारा एक बार मैं मेन बना दूं, ऐसा तो नहीं होता, मेन प्रोग्राम एक ही होता है। लेकिन जब आप किसी इस तरह की सिचुएशन को देखें कि कोई फंक्शन या प्रोसीजर खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा हो, फंक्शन एंड फंक्शन के इन बिटवीन दोबारा वही फंक्शन का नाम दोबारा सेम टू सेम वही नाम दोबारा लिखा हो, तो ये रिकर्जन कहलाएगा। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा रन होते हुए भी देखते हैं, और रन होते हुए देखकर हम इसकी वैल्यू को स्टार्ट होता हुआ भी देखते हैं। फैक्टोरियल क्या करता है? 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 24 होगा। 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यही होता है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 का फैक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 6। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल दूं तो इसको मुझे आंसर देना चाहिए 6। ओके, पहले इसको हम डायरेक्टली रन करके देखते हैं, थोड़ा सा आउटपुट चेक करते हैं इसका। 6 दे रहा। अच्छा, अगर हम इसको 4 दें, इसको रन करके देखें, तो इसका मतलब रिकर्जन वाला प्रोग्राम सही चल रहा है। इसको चला के देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको रन भी करेंगे और इसको हम ट्रेस भी करेंगे। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं, पहले इसको खुद ही देखते हैं। नीचे वाली हम कॉन्टेक्स्ट विंडो को बंद कर देते हैं। यहां से ये फैक्टोरियल कॉल हो रहा है और इस फैक्टोरियल को हम 4 दे रहे हैं, इसलिए जब ये नीचे आएगा तो इस एक्स के अंदर क्या आके स्टोर हो जाएगा, बता रहा है वो 4। इसका मतलब एक्स में आके स्टोर हो गया 4, राइट। सबसे पहले हमारे पास आ गया 4। ओके, 4 को लेकर हम नीचे चले, यहाँ पे ये बेस केस बना हुआ है उसका, एक्स इज इक्वल टू 1। बेस केस कुछ भी हो सकता है, हमने बेस केस बनाया। जैसे ही रिटर्न होगा वहां से वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों होगा मैं वो भी बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपने फैक्टोरियल को दोबारा कॉल कर लिया, फैक्टोरियल को दोबारा कॉल किया, और उसके अंदर जो पैरामीटर आपने पास किया वो 4 तो ऑलरेडी उसके अंदर उसको मिला हुआ है यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी 4 के अंदर आपने -1 करके 3 दोबारा उसको एक आपने पैरामीटर दे दिया। याद रहे कि जो हमारा ये वैल्यू 4 थी, 4 पैरामीटर हमारा यहां से चलना शुरू हुआ, ये समझना, ये समझ होना बहुत जरूरी है। ये चला, ये चला, ये चला, ये यहां तक चल गया, अब ये हमारा 4 ना यहां तक आ गया। इसका मतलब ये जो पैरामीटर 4 है इस फंक्शन के अंदर वो भी पूरा नहीं चला, इसके नीचे अभी इसको चलना है। लेकिन इससे चलने से पहले ही, बाकी वाली नीचे वाली लाइन चलने से पहले ही हमने फैक्टोरियल को दोबारा कॉल कर लिया। देखो यहीं से जब लगा के ऊपर जाए, कॉल फंक्शन प्रोसीजर कॉलिंग में यही होता है ना, जहां फंक्शन प्रोसीजर को कॉल करते वहीं से जब लगा के उसके पास चला जाता है। मेन प्रोग्राम में भी यही होता है। प्रोग्राम तो मेन प्रोग्राम इतना से चलाया तुमने, यहाँ से फंक्शन प्रोसीजर को कॉल किया, वो बाकी वाला प्रोग्राम नहीं चलाता, उनसे जब लगा के फंक्शन या प्रोसीजर के पास चला जाता, जैसे आवाज लगाओगे वैसे ही चला जाएगा। तो फैक्टोरियल को दोबारा हमने कॉल किया और कॉल करके हमने 4 में से 1 माइनस करके भेजा, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके पास आ गया 3। और यू कैन ऑल्सो सी दैट कि वो यहीं से ऊपर चला गया, नीचे वाली ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसमें क्या को 4 यहां तक रन हुआ, 4 अब नीचे अभी रन होना बाकी है।
ओके, अब दोबारा इसके पास आ गया 3, अब ये 3 को रन करना, 3 यहां तक आएगा और दोबारा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वो 2 लेके, इसका मतलब हमारा 3 भी यहीं तक चला। तो वैल्यू यहाँ पे जमा करना, यहाँ पे वैल्यू स्टैक हो रहे हैं, 4 के ऊपर 3, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। अब ये 2 को लेकर आ रहा है, वी नो दैट कि x में 2 है, यहाँ ऊपर क्या लेके जाएगा, 2 में दोबारा 2 में -1 करके 1 ऊपर लेकर जाएगा, और 2 भी हमारा देखो यहां तक चला। तो रिकर्जन में क्या होता है कि आप जहां से चलाना शुरू करते हैं वहां से वो बेस केस की तरफ जा रहा होता है, और बेस केस की तरफ जाते जाते वैल्यूज को करता है वो स्टैक, और जैसे ही बेस केस अचीव होता है वहां से वो अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। अनवाइंडिंग हमने खैर अभी की नहीं है। तो अब ये 1 को लेकर आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है बेस केस के, अगर x में 1 आ गया ना तो रिटर्न 1 कर देना। अच्छा देखो, जो पहला रिटर्न होगा ना, देखो यहां से भी हमने फंक्शन को कॉल किया, एक तो ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न लेकर आएगा। फंक्शन का काम क्या होता है, उसको कोई वैल्यू दो, ये वापस लेकर आता। अब ये फैक्टोरियल कॉल हुआ, यहां पे ये कॉल हुआ, इधर इधर तो खैर कॉल हुआ, ये तो पीछे कॉल हुआ, ये आप खुद अपने आप को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही पहली दफा रिटर्न लेकर आएगा तो उसको रिटर्न में क्या वैल्यू मिलेगी, 1, 1 वाली वैल्यू मिलेगी। अब ये देखो, ये रिटर्न, देखो जैसे रिटर्न होता है ना, देखो एंड फंक्शन पे जाएगा। ठीक है, पहले रिटर्न का मतलब कि पूरा फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ये देखो इसी को हम कहते हैं कि अब यहां से अनवाइंड होना शुरू हो गया। देखो एंड फंक्शन पर आया, जैसे रिटर्न होता है फंक्शन एंड हो जाता है। तो ये इस जगह पे पहली वैल्यू रिटर्न लेकर आएगा। इस वजह से आप देखोगे कि अब जब मैं ये वाली लाइन रन करूंगा तो y के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू 1, ये फैक्टोरियल कॉल हुआ, कॉल होने के बाद ये पहली वैल्यू रिटर्न लेकर आया, और वो रिटर्न हुई हुई वाली वैल्यू हमने y वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। सही है? अच्छा, y के अंदर 1 है, x में क्या है, x में 2 क्यों आता है, क्योंकि स्टैक में देखो हमारे पास जो वैल्यू स्टैक हुई हुई थी वो 2, 3, 4 थी। जैसे ही बेस केस आपका अचीव होगा वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, तो स्टैक के सबसे टॉप पे रखी हुई वैल्यू को निकालेगा। हम देख रहे हैं 2 रखी हुई, तो एक्स के अंदर इसने 2 उठा लिया कि चल भाई सबसे ऊपर 2 है, पहले 2 को तो कंप्लीट करें ना, यहाँ फंसी हुई थी इस जगह पे फंसी हुई थी, यही से वाई के अंदर 1 है, जो रिटर्न 1 हो चुका है, एक्स में लास्ट वैल्यू पॉप हो जाएगी स्टैक से, इसके अंदर 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होने के बाद y हो जाएगा तुम्हारा 2। अब रिटर्न जब y करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो y के अंदर तुम्हारे पास आ गया 2। अच्छा, 2 को भी हमने पूरा चला लिया, ये पॉप होके एंड फंक्शन तक पहुंच गई, खत्म हो गई, पूरी चल गई थी ना, नीचे एंड फंक्शन तक पहुंचे। तो अगली वैल्यू क्या पॉप होगी, फिर हम x के अंदर देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे 3 आ, अरे 3 को चलाएगा, नीचे y अपडेट होकर हो जाएगा 6। जब ये रिटर्न अब y करेगा तो यहाँ इसके पास क्या आना चाहिए, ये देखो 6 आ गया। ठीक है, 6 आने के बाद अब जो लास्ट ये 3 भी हमारा एंड तक चल चुका है, एंड फंक्शन तक जा चुका है, अब इसके पास आ जाएगा 4 पॉप होकर, और ये 4 को चलाना शुरू करेगा। y के अंदर लास्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 5 हो जाएगा 24। जब ये रिटर्न y करेगा तो अब ये क्योंकि हमारा ये वाला स्टैक हो गया खत्म, तो ये खत्म होने के बाद अब ये वैल्यू रिटर्न लेके जाएगा सीधा ऊपर वापस, और इस वजह से इसको यहाँ पर मिल जाएगा 24, इसको आउटपुट कर देगा। अब 5 भेजोगे तो स्टैक इसको करेगा 5, 4, 3, 2, 1 के ऊपर अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। पहला रिटर्न 1 होगा, मल्टीप्लाई करते करते 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से आपका ये रिकर्जन काम करता है। मैं जब कभी पढ़ रहा था रिकर्जन अपने, खैर मैं स्टिल कंसिडर माय सेल्फ स्टूडेंट, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट होता था
तो यूनिवर्सिटी में मैं सोचता था कि यार फॉर का लूप इतना अच्छा था, मैंने फैक्टोरियल फॉर के लूप के साथ भी कर लिया, फिर रिकर्जन के थ्रू यार क्या मुसीबत है। तो खैर फिर बाइनरी सर्च के अंदर इम्प्लीमेंट किया, जब हमने उसको बाइनरी ट्री में इम्प्लीमेंट किया तो हमने कहा यार हाँ रिकर्जन का यहाँ फायदा नजर आ रहा। तो रिकर्जन के अंदर चीजों को समझना आसान होता है और समटाइम कोड छोटा हो जाता है, काफी छोटा होता था। लेकिन जब हाँ जहां तक बात की जाती है कि इसकी एफिशिएंसी, तो इसके कहने में कोई आर नहीं है कि एफिशिएंसी के अंदर ये कंपैरेटिवली कम है। एफिशिएंसी का मतलब है कि स्टैक बनाएगा, वैल्यूज को स्टैक करेगा, फिर अनवाइंड करेगा। तो फॉर का लूप, वाइल का लूप, रिपीटेड का लूप वही काम आपको ज्यादा एफिशिएंटली करके दे देता है। लेकिन प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड रिकर्जन को यूज करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग में इट कंसिडर्ड टू बी इजी। आप पहली दफा कर रहे हो आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब 3 4 5 6 महीने आप साल लगा चुके होगे, डिफरेंट जगह पे रिकर्जन को अप्लाई करना सीख चुके होगे, तो प्रेफर करोगे यहाँ पे रिकर्जन को अप्लाई करना सर्टन सिनेरियोज के अंदर। बाइनरी को ट्रैवर्स करते हैं हम देखेंगे। तो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ रिकर्जन जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है। एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि इस क्वेश्चन को रिकर्जन के आप खुद सॉल्व करें। सो दिस इज द क्वेश्चन। हम सिर्फ सी पार्ट कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम बाद में कर लीजिएगा। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन फॉर व्हाट वी आर हियर फॉर। कॉल एक्स हमने 40 से कॉल किया तो हमें पता है कि एन के अंदर आके शुरू हो जाएगा 40 चलना शुरू होगा। यहाँ पे N0 या N1 की कंडीशन लगी हुई है, एल्स वाला पार्ट रन होगा, यहाँ पर आके 40 स्टैक हो जाएगा। और 40 को जब आप div2 करके वापस भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो दोबारा 20 आएगा आपके पास। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखता चला जाता हूँ, 40 के बाद हमारे पास आ गया 20। 20 को हम लेके चलेंगे, 20 भी यहाँ पर आके स्टैक हो जाएगा, और 20 को जब हम div2 करेंगे तो हो जाएगा 10। उसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, पीछे कॉल होगा, ठीक है, कॉल यहाँ पर। और उसके बाद 10 को नीचे लेकर आएंगे तो 10 div2 5 स्टैक हो जाएगा हमारे पास। 5 भी चलेगा, चलेगा, 5 स्टैक हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले 10 फिर 5, 5 चलेगा, चलेगा, 5 div2 2, और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 भी यहाँ तक चलेगा, और 2 स्टैक हो जाएगा। 2 के बाद जब हम div2 करेंगे तो हो जाएगा 1। अच्छा, जब 1 हमारा वो बेस केस है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये कंडीशन हमारी चल जाएगी क्योंकि n में 1 है ना, और की कंडीशन लगे हुए है, 0 या 1 होगा तो चल जाएगा। तो देन क्या होगा, आउटपुट n। तो आउटपुट n क्या होगा हमारे पास 1। पहले एक 1 आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट n होने के बाद हम जाएंगे सीधे एंड ऑफ क्यूब, क्योंकि देखो जब देन वाला पार्ट चलेगा एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा ना, तो देन वाला पार्ट चला के हम सीधे एंड इफ पे जाएंगे। एंड इफ के बाद नीचे क्या है, एंड प्रोसीजर। इसका मतलब एंड प्रोसीजर हो गया, पहली दफा एक प्रोसीजर एंड इफ हो गया, तो अब यहां से हम अनबाइंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा सारा ढेर कहाँ पे लगा हुआ है, इस जगह पे, इस लाइन पे मैंने लाइन खींची हुई यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे 2 निकलेगा। 2 को जब नीचे आउटपुट करने के लिए लेकर आओगे तो 2 को ऐसे आउटपुट नहीं करोगे, तुम 2 को मॉड 2 करोगे। तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब आउटपुट क्या करोगे 0, तो नीचे 0 एक बार फिर आउटपुट करोगे, तो दोबारा दोबारा आउटपुट करोगे। आउटपुट करने के बाद एंड इफ एंड प्रोसीजर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। दोबारा फिर इस जगह पर पहुंचेंगे जहां पे हमारी सारी वैल्यूज स्टक हुई हुई है, फंसी हुई है, अनबाइंड हो रहे हैं हम यहाँ से। उसके बाद 5 जंप करके आएगा, 5 को नीचे लेकर आओगे, 5 को मॉड 2 करोगे तो आपको पता क्या आएगा, 2 2 4, रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब आपके पास आउटपुट आ जाएगा 1। आउटपुट करके नीचे पहुंचोगे, 5 भी खत्म। अगली वैल्यू दोबारा यहाँ से पॉप होगी, विच विल बी 10। 10 को नीचे लेकर आओगे, 10 मॉड 2, रिमाइंडर 2 5 10, रिमाइंडर 0। 0 10 का भी रिमाइंडर क्या आएगा
0। ऊपर दोबारा पहुंचोगे, नेक्स्ट वैल्यू को पॉप करोगे, पॉप 20 को 2 से मॉड करोगे तो 0, ये भी 0 आएगा। लास्ट वैल्यू 40 पॉप होगी, 40 को भी जब 2 से मॉड करोगे तो 0 आएगा। और सारी वैल्यूज हो जाएंगी, प्रोसीजर एंड हो जाएगा, हम नीचे पहुंच जाएंगे। दिस विल बी द आउटपुट 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0। सो कैन एनीबडी टेल कि ये जो फाइनल आउटपुट है यार, इसको बड़े प्यार से इस टेबल के अंदर मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन चले अच्छा हो गया कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, उसको टेबल के अंदर भी दोबारा कीजिएगा। या आपने एन की वैल्यू जब 20 लिखोगे, जब 10 लिखोगे, जब 5 लिखोगे, जब 2 लिखोगे, तो डिव वाली वैल्यू कैसे लिखोगे, मॉड मॉड वाली वैल्यूज कैसे लिखोगे बाद में, वो तो खैर लास्ट में ही लिखोगे। आउटपुट आपके पास ये आ गया, आपने एन क्या दिया था 40। कुछ रिलेट होता हुआ ये समझ में आ रहा है क्या? एन 40 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो उसकी बाइनरी क्या बनेगी? यही बनेगी 1 2 4 8 16 32 32 प्लस 8 40। तो बेसिकली आप इसको कोई भी एन की वैल्यू दोगे, उसकी तुम्हें बाइनरी कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन बाइनरी बड़ी यूनिक तरीके से करके देगा यूजिंग रिकर्शन, क्वाइट फन। तो दिस इज वन अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिकर्जन। ये मैंने अपने कुछ A2 के बच्चों को मिड टर्म के अंदर क्वेश्चन दिया था, क्योंकि उनको रिकर्जन तो मैंने काफी पढ़ाया हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी डाउट था कि जब इनको मैं एक्चुअल क्वेश्चन दूंगा तो ये वही हुआ। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई हमारे 25-30 मेरे स्टूडेंट्स में से भी तकरीबन 4-5 बच्चों ने मैंने सही करके दिया। सो स्टेट द प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट बाय प्रोसीजर एक्स, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। State the process that is carried out by the procedure X. Decimal to binary conversion. This is one another material for recursion. अब हम इस फेज में आ गए, बस वो नंबर बांट रहा है। वो कह रहा है कि ऊपर सुडोकोड में लिखा है, नीचे मुझे पाइथन में या वीबी में लिख के दिखाओ। ऐसा होता है। रिकर्जन नहीं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, प्रोग्राम कोड फॉर प्रोसीजर एक्स। आई हैव टू लुक इनटू कि मैंने खुद बड़ी मेहनत से क्वेश्चन कैसे निकाला है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको तो अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग तो करनी है ना। मतलब पेपर 3 में नहीं करोगे तो पेपर 4 में इस तरह की कोई टेढ़ आ जाएगी। उसमें तो आता है, क्वेश्चन तो आता है, सुडो कोड है, उसको पाइथन में वीबी में कन्वर्ट कर। नहीं, P3 में आपको वो पाइथन या वीबी लिखने के लिए नहीं बोलेगा, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज आएगी। वो एक क्वेश्चन आया हुआ जिसमें उससे पूछा था कि भाई ये 4 तरह के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कौन सा डिक्लेरेटिव है, कौन सा हाई लेवल है, कौन सा। लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए P3 में नहीं आ रहा, P4 में आ रहा। सही, चलिए जी, अब हम बाइनरी ट्री की रिकर्जन की तरफ चलते हैं।